तो आज की सबसे बड़ी खबर और इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। कुछ और जानकारी जुटाते हैं। दिल्ली से मेरे साथ अंकित गुप्ता मेरे सहयोगी मौजूद हैं, नीरज पांडे भी आपको नजर आ रहे हैं, जैनेंद्र के पास भी आपको लिए चलेंगे और श्रीनगर से आसिफ कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। जम्मू से अजय बाचलू भी आपको नजर आ रहे हैं। सभी के पास मैं जाऊंगा, लेकिन अंकित सबसे पहले ये बताइए, चुनाव आयोग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और क्या जानकारी मिल पा रही है? अखिलेश, 3 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है उससे पहले एक और महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है और ये भी एक चर्चा का मुद्दा बनेगा। वो क्या है कि जो 370 का खात्मा तो हुआ ही था, अनुच्छेद 370 का, लेकिन उसके साथ ही में डीलिमिटेशन भी हो गया है। यानी कि जो इससे पहले विधानसभा चुनाव हुए थे, जिस तरह से हुए थे, वो अब उसके इतर होंगे, उससे अलग होंगे। कैसे? जो अभी मैं जानकारी देख पा रहा हूं, डीलिमिटेशन के बाद में जो जम्मू के पास सीटें आएंगी वो 43 आएंगी और कश्मीर जो क्षेत्र में 47 सीटें होंगी। जबकि डीलिमिटेशन से पहले की अगर मैं बात करता हूं, जो पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे उस दौरान जम्मू क्षेत्र में 37 सीटें थी, जबकि कश्मीर क्षेत्र में 46 सीटें और 6 सीटें लद्दाख में थी, क्योंकि अब लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी बन चुका है और जम्मू कश्मीर जो कि यूनियन टेरिटरी तो है लेकिन वहां डिलिमिटेशन हो चुका है। लिहाजा अब जो जम्मू क्षेत्र की सीटें हैं उनकी संख्या भी बढ़ गई है और इस वजह से अभी जो हम कविंद्र गुप्ता को सुन रहे थे ना, उनके आत्मविश्वास या उनका जो एक उम्मीद बढ़ी है, उसकी वजह यह है कि जम्मू क्षेत्र में जो पहले बीजेपी का बेहतर प्रदर्शन करती थी लेकिन सीटें कश्मीर क्षेत्र में ज्यादा होती थी, तो वहां पर बीजेपी के प्रदर्शन उस तरह से नजर नहीं आता था। लेकिन इस बार लगभग बराबर सीटें हो गई हैं जम्मू और कश्मीर में, तो इस वजह से बीजेपी की उम्मीदें भी बढ़ी हैं। कुल सीटें 90 हो गई हैं। अब जरा नीरज पांडे के पास चलता हूं। नीरज, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, सितंबर तक चुनाव करा लेने को कहा गया था, तो उस आदेश के हिसाब से भी बिल्कुल ये मुफीद समय, अब जब चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो जाएगा, राजनीतिक गलियारे में और खासतौर पर बीजेपी के लिहाज से जरा बताइए किस तरह की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत कॉन्फिडेंट है इस चुनाव को लेकर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 वर्षों में वहाँ पे चाहे केंद्र सरकार के माध्यम से बहुत सारी योजनाएं शुरू की, बहुत सारे काम शुरू किए। इसी दौरान कोरोना काल आया, कोरोना के दौरान भी भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार थी उसने जम्मू कश्मीर में बहुत सारे काम किए। तो इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बहुत कॉन्फिडेंट है। उनको ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर में इस बार जो आम चुनाव होंगे उसमें उनको बढ़त मिलेगी, उसमें उनकी कहीं ना कहीं सरकार बनती दिखाई पड़ेगी। और हाल ही में जो डिलिमिटेशन हुआ है उनमें आप देखें तो जम्मू रीजन में जो 6 सीटें बढ़ाई गई, उससे भी एक तरह से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदें जगी हैं, क्योंकि जम्मू रीजन में ज़्यादातर सीटें जो भारतीय जनता पार्टी की आती थी वो जम्मू रीजन से ही आती थी और उसी के आधार पर वो सरकारों में रही हैं। चाहे पिछली बार महबूबा मुफ्ती की सरकार में भी थी तो उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की ज़्यादातर सीटें जम्मू रीजन से ही थी, इसी वजह से वो सरकार में शामिल थी। तो इस बार भी उनको लगता है कि जम्मू रीजन से तो सीटें आएंगी, घाटी से भी सीटें आएंगी, क्योंकि अगर आप पिछले जो जिला परिषद के चुनाव को देखें तो जिला परिषद में घाटी में श्रीनगर में एक उनका खुद का एजाज अहमद नाम का जो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हुआ करता था, वो वहां से मेंबर चुनकर आया। तो इससे पता चलता है कि लोकल इक्वेशंस हैं, लोकल पॉलिटिक्स से वो आसिफ और अजय से आगे हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले जैनेंद्र, कांग्रेस से भी कोई प्रतिक्रिया मिल रही है? आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। अखिलेश, एक बार अपना सवाल आप दोहरा दीजिए। मैं जैनेंद्र ये पूछ रहा हूं कि कांग्रेस कैसे देख रही है आज, जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, चुनाव आयोग की, चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है? बिल्कुल निश्चित तौर पर अखिलेश, जम्मू कश्मीर में 370 हटाए जाने के बाद चुनाव का ऐलान होना है। जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने एफिडेविट देकर के ये बताया था कि सितंबर से पहले वहां पर चुनाव हो जाएंगे। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी जो है भावी चुनाव के लिए अंदरूनी तैयारी कर रही है, लेकिन कांग्रेस के सामने वही चुनौती है जो हर राज्य में उसके सामने होती है, गुटबाजी की। लोकसभा चुनाव में तो अच्छा प्रदर्शन किया है वहां पर जम्मू कश्मीर में, भले कोई सीट नहीं जीत पाई पार्टी, लेकिन 2019 के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया 24 में, लेकिन वहां पर अंदरूनी गुटबाजी जो है वो चल रही है। प्रदेश अध्यक्ष को हटाए जाने की मांग बीते दिनों में कई प्रदेश के नेताओं ने आला कमान से की है। चर्चा है कि वहां पर प्रदेश नेतृत्व का बदलाव हो सकता है। हालांकि ये देखना होगा कि अगर आज चुनाव का ऐलान हो जाएगा, क्या इसके बाद भी कांग्रेस वहां पर प्रदेश अध्यक्ष बदलेगी? तो गुटबाजी एक बड़ी चुनौती है कांग्रेस के सामने। देखना यही है कि सीट बंटवारा नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कितनी जल्दी और कैसे पार्टी वहां पर तय करती है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो अलायंस है वही बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। जी ठीक है, श्रीनगर से आसिफ भी हमारे साथ है। आसिफ, श्रीनगर में किस तरह की सियासी फिजा आप देख रहे हैं? आज चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है और दूसरी बात यह भी, हाल के दिनों में जो आतंकवादी घटनाएं बढ़ी वहां पर,
क्या उसके मद्देनजर एक बड़ी चुनौती भी होगी चुनावी प्रक्रिया का सही तरीके से वहां पर समापन करना, संपन्न करवाना? अखिलेश, देखिए, सुरक्षा का मुद्दा एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तैनात सुरक्षा बलों के अधिकारियों के साथ हमारी जो बात हुई है तो उनकी तरफ से हमको ये साफ बोला गया है कि 1990 की दहाई के बाद से आज तक कोई भी चुनाव यहाँ पे अच्छे हालात में नहीं हुआ है। कोई ना कोई हिंसात्मक घटना यहाँ पे होती रही है और उसके बीच में चुनाव कराना उनके लिए हमेशा से ही एक कवायद रहा है, जिसको वो अच्छे तरीके से पूरी भी करते आए हैं। और हाल फिलहाल के दिनों में जिस तरीके से जम्मू क्षेत्र में जो हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं, खासतौर पर जो पीर पंजाल से लगे हुए इलाके हैं, इसीलिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहले ही यहां पे अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ा दी है। 8 जिलों में लगभग 27 एसओजी यूनिट्स तैनात कर दिए गए हैं। नए तौर पर से गठन करके अतिरिक्त सुरक्षा बलों को लाया गया है और जो यहां पे तैनात सुरक्षा कर्मी हैं उनको यूटिलाइज करके सुरक्षित तरीके से चुनाव कराने में वो सक्षम है। इसका सबूत मई में हुए जो लोकसभा चुनाव है उसमें भी देखने में आया कि जम्मू कश्मीर में किसी भी जगह से हिंसा की कोई घटना नहीं घटी। लेकिन विधानसभा चुनाव में चूंकि मामला काफी छोटे संख्या में होता है, जो अगर देखें तो ऑन एन एवरेज एक विधानसभा क्षेत्र में 80,000 से 90,000 वोटों के बीच में ही चयन करना होता है, जिनको एक विधायक चुनना होता है। इसीलिए यहाँ पे जो मुकाबला होगा वो और कड़ा होगा। जहाँ कड़ा मुकाबला होता है वहाँ तीखी राजनीति भी होती है, तो इसीलिए यहाँ पे सुरक्षा के प्रबंध उस हिसाब से करने होंगे। लेकिन जमीनी तौर पर देखें तो सभी राजनीतिक दलों के लिए ये सिर्फ लोकतंत्र का पुनर्जन्म नहीं होगा, कुछ पार्टियों के लिए स्वयं उनके लिए पुनर्जन्म की बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और विधानसभा जम्मू इलाके का समीकरण भी समझना जरूरी हो जाता है, तो मैं अब अजय बाचलू का रुख करना चाहूंगा। अजय, वहां क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है? देखिए, जम्मू की अगर बात करें तो जम्मू में सबसे बड़ा दावा जो जम्मू की सीटें जीतने का कर रही है वो बीजेपी है। और बीजेपी का ये कहना है, क्योंकि पिछले चुनाव की अगर बात करें तो 25 सीटें जम्मू संभाग से ही बीजेपी को मिली थी और बीजेपी न केवल उन 25 सीटों पर कंसोलिडेट करने की बात कर रही है, बल्कि जो 6 सीटें बड़ी हैं वहाँ पर भी बीजेपी जो है लगातार उस पर फोकस कर रही है। और इस बीच अखिलेश, ये भी बता दूँ कि आज से ही जब हम चुनावों की तारीखों के ऐलान की बात कर रहे हैं, इस समय भी मैं बीजेपी दफ्तर के बाहर खड़ा हूं और बीजेपी दफ्तर में मीटिंग चल रही है नॉमिनेशंस को लेकर, कैंडिडेट्स को लेकर। तो इस तरह की तैयारी यहां बीजेपी की है और बीजेपी का सबसे बड़ा दाव जो है वो जम्मू संभाग रहेगा। इसके साथ ही बता दूं कि बीजेपी की दिक्कतें जो बढ़ा सकती है वो कांग्रेस बढ़ा सकती है, क्योंकि कांग्रेस ने भी पिछले लोकसभा सीटों इलेक्शंस के दौरान यहां अच्छा खासा वोट लिया है। दो वो लोकसभा तक अपने उम्मीदवार नहीं लेके जा पाए, लेकिन सीट्स वो नंबर वोट जो है वो अच्छा खासा लिया है। तो ऐसे में अब कांग्रेस उनका भी बढ़ा है। जो चलिए इस पर आगे भी बात बीजेपी होती का रहेगी, आमना फिलहाल सामना वक्त इतना ही है।